बात आ रही, जब इन्होंने सोना खरीदने से मना कर दिया, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसे कम खपत करने पे जब उन्होंने अभी मना किया है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये कहती है कि कांग्रेस वालों को जय श्री राम बोलने में तकलीफ है। तकलीफ क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका मिश्रा शो और मैं हूं आपके साथ होस्ट अंबिका मिश्रा। और आज हम बात करेंगे राजनीति की, और उस राजनीति की बात करेंगे जो युवाओं को आज अपने से दूर कर रही है। हमने पहले देखा था, एक समय था जब युवा राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन अब कुछ समय ऐसा आया है कि अब युवा जो है वो राजनीति से दूर भाग रहे हैं। और राजनीति से दूर क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, किन विचारधारा के पीछे भाग रहे हैं, तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं और कांग्रेस के साथ है। हम आज बात करते हैं हरपाल ठाकुर जी से, जो हमारे साथ है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तो सबसे पहले आपके इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर जी। और नमस्कार जी, हम जिनसे बात कर रहे हैं हरपाल ठाकुर जी हमारे साथ है। और आज हम बात करेंगे गांधीवादी विचारधारा पर। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये खुद गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले हैं आप, उसी से आप प्रेरित होकर के आप आए हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और आखिर वास्तव में गांधीवादी विचारधारा क्या है और कांग्रेस कैसे इस पर काम करती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे हरपाल जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप जरा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और राजनीति में आपकी प्रवेश कैसे हुई? नमस्कार अंबिका जी, मैं मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के अंदर एक आष्टा तहसील है, आष्टा में एक गाँव है। तो पैदा तो मैं वहाँ हुआ। और राजनीति का जहाँ तक बात होता है, मैं सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। तो जब हम स्कूल के अंदर आए और कॉलेजेस के अंदर आए, तो स्कूल और कॉलेज के अंदर क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स आते थे ग्रामीण एरिया से, तो उनको स्टूडेंटों को एडमिशन से लेके कई तरह की समस्याएं आती थी। तो हम वो देखते देखते हम उसके लिए काम करने लगे। तो फिर अपने आप लगा कि नई लोगों की मदद करना चाहिए। तो मदद करते करते हम राजनीति में आए। जी, तो राजनीति में आप किससे प्रेरित होकर के आए हैं? राजनीति में जब मैं कॉलेज के अंदर था, तो मेरा ये ध्येय था कि भाई कम से कम नहीं, मैं सीहोर का गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसका स्टूडेंट था और वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था। जी। तो जो हॉस्टल में जनरली लोग सामान्य पृष्ठभूमि के लोग ही होते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो उस समय हमारे सामने दो विकल्प थे, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSVI। तो मैंने ये देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, जैसे मैं बर्थ से तो गांव में तो थोड़ा हमारा फैमिली राजनीतिक रूप से तो नहीं थे, पर चूंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। पर जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपना माइंड खुला रखा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बात तो बहुत लंबी लंबी और सैद्धांतिक करते थे, पर जब किसी के काम करने की बात आती थी, मदद करने की बात आती थी, तो मदद करने में उस तरह से आगे नहीं आते थे। और NSVI के लोगों को मैंने देखा कि NSVI में जो लोग काम करते थे वो चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति का जो आपके सामने आ रहा है उसकी आप किस तरह से मदद कर सकते हो। तो वो जो मदद करने वाला पार्ट था, उसके कारण मेरा NSVI के प्रति झुकाव हुआ और मैंने NSVI। मतलब आपने जो है अपनी राजनीति की शुरुआत जो है वो छात्र नेता के रूप में की है? जी। तो हम बात कर रहे हैं हरपाल ठाकुर जी से, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सीहोर जिले से हैं और छात्र नेता से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में ही पहले कहा था हरपाल जी कि युवा जो है पहले राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन अब राजनीति से दूर जा रहे हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं? जो कारण सबसे बड़ा इसका ये है कि युवाओं को एक तरह से जो आने पहले क्या होता था, पहले युवा काम करता था और उसको ये लगता था कि भाई हम इस दिशा में बदलना चाहिए। जैसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था। स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन में सबसे ज़्यादा भूमिका बढ़ चढ़ के सारे युवाओं ने ली और एक देश का नया निर्माण कराया। किस्मत वाले रहे कि हमको नेहरू जैसे विजन वाले हमारा प्रथम प्रधानमंत्री मिले। तो उनके विजन के कारण, और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव जी आई, उन्होंने उस तरह से इस देश को बनाने में काम किया कि हमारे युवाओं को ये लगने लगा कि युवाओं का तो राजनीति में कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि चीज़ें अपने आप ठीक चल रही थी। तो इसलिए वो अपने लोगों को रोजगार मिल रहे थे, लोगों को एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा था। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ लेता था या कोई सेंट्रल स्कूल के अंदर उसका एडमिशन हो जाता, तो निश्चित तौर से वो अपने रोजगार से लेके अपना अच्छे जॉब के साइड में जाता था। तो उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। फिर जब स्थितियाँ उसके बाद बिगड़ी, तो जब बिगड़ने लगी स्थिति, तो तब युवा के दिमाग में क्या आया, फिर ये जो नया आधुनिक मीडिया का युग आया और जो अपने तरह से चीज़ों को मल्टीप्लाई करने का जो खेल शुरू हुआ, उसमें एक विचारधारा जो है, मैं आपको सच बताता हूँ कि मुझे पहले ये यकीन नहीं होता था कि
कोई हम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी कोई ऐसे संगठन हो सकते हैं जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो लोग भाग नहीं ले। जब हम पढ़ते थे कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को रोकने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, सावरकर ने माफ़ी मांग ली और उसके बाद वो पेंशन लेकर रह रहे थे। तो मुझे ऐसा, मैं सच में, मुझे एज ए कांग्रेसमैन होने के बाद मैं सोचता था ना, इतना बड़ा तो नहीं होता होगा, ठीक है हुआ होगा, पर इसको बड़ा चढ़ा के बता रहा। पर आज जब हम देखते हैं, आज के परिदृश्य में हम देखते हैं कि जैसे आज भाजपा आरएसएस माइंडसेट के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के लिए गर्व का विषय होता है, तो पर भाजपा आरएसएस के लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गर्व के विषय। पर ट्रंप उनके लिए जब ये बोलता है कि मैं उसका राजनीति खत्म कर सकता हूँ, और उसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान का एक भाजपा आरएसएस का व्यक्ति एक सिंगल लाइन का पोस्ट नहीं डालता, कि ट्रंप का इतना हिम्मत कैसे हो गया। हमें अफसोस है कि हमने उस बात को अलग अलग तरीके से, कांग्रेस और अलग विचारधारा के लोगों ने, कुछ लोग उसको शुद्ध तरीके से उछालते हैं, कुछ लोग उसको पॉलिटिकल टांट के रूप में उछालते हैं, पर हर बंदे ने प्रधानमंत्री की उस इज्जत के पॉइंट को उछाला। भाई चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा होगा कि भाई ट्रंप की ऐसे हिम्मत कैसे हो जाती है, आप ट्रंप से के पास सरेंडर हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के लिए नहीं बोल पा रहे हो, तो निश्चित तौर से फिर मुझे लगता है कि जो विचारधारा अपने हीरो के लिए नहीं बोल रही आज, उसने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया होगा। तो आज युवाओं का जो भटकाव आया है और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। देखिए आप, हम ये सोचते हैं कि हमको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक अच्छा कॉलोनी मिले या अच्छा व्यवहार मिले, तो हमको उसके अंदर जाना पड़ेगा। हम सोचें वहाँ गलत हो रहा, उधर नहीं जाते हैं, तो फिर कौन करेगा? जो वहाँ गंदा व्यक्ति बचा वही करेगा। तो युवाओं के अंदर बीच में सोचा गया था कि यार राजनीति गंदा चीज़ है, इसलिए लोग उस थारी में, पर अब ऐसा नहीं है, अभी चीज़ें बदलने लगी है। अच्छा हरपाल जी, जैसे अभी आपने विचारधारा की बात की और विचारधारा पे आप लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है गांधीवादी विचारधारा पर काम करने वाली है, और गांधीवादी अगर विचारधारा की बात करें तो सत्य और अहिंसा, ये दो चीजों पर कांग्रेस काम करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज वास्तव में क्या कांग्रेस का कोई भी एक नेता जो है गांधीवादी विचारधारा पर जी रहा है? कोई भी एक ऐसा नेता जो वास्तव में गांधीवादी विचारधारा के साथ जी रहा हो? क्योंकि परिवेश बदल गया है अब। अंबिका जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप ये सवाल पूछ रहे हो। आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप गांधीवादी विचारधारा का मतलब होता है कि सत्य, अहिंसा, या ये कह सकते हैं हम कि सर्वोदय की विचारधारा। जो सर्वोदय की विचारधारा का मतलब है कि सब लोगों का विकास, सबका, जो हमारा संविधान बोलता है जी। वही बात तो मुझे समझ में आता है कि इस देश में आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्यों नहीं दिखते। राहुल गांधी जी के पिछले, हम कांग्रेस के कार्यकाल की राजनीति देखें तो 10 साल पहले वो नरेगा के मजदूरों के साथ आपको काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आज वो गिग वर्कर्स लेके, तो कोई जूते बनाने वाले से लेके, तो कोई किसान की खेती के, किसानों के बीच में जाके खेत के अंदर, सब जगह वो काम करते हुए नजर आते। तो आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी नरेगा मजदूरों के साथ एक पूरे दिन मजदूरी करते हुए और वो फेंकते हुए दिखते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी जी ने आज तक जो कहा कि भाई नोटबंदी से देश बर्बाद हो जाएगा और कोविड के समय की बहुत बड़ा इस देश में भूचाल आने वाला है, तो जितनी घोषणाएं उन्होंने की वो सारी की सारी, अभी देखिए ताजा यूएस ट्रेड डील में क्या हुआ, वो कह रहे थे कि देश का इकोनॉमी की पूरा कोलैप्स हो गया। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, प्रधानमंत्री जी घोषणा क्या करेंगे, अभी 70 डेज वो घोषणा नहीं हुई थी, पर प्रधानमंत्री जी की आज ये अपील की, एक पेट्रोल कम लो, सोना की खरीदी कम करो, ये सब क्या दिखा रहा? ये सब इस बात को दिखा रहा है कि देश का जो अर्थव्यवस्था है और देश की जो स्थिति वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी। राहुल जी पहले चेताते, तो राहुल जी सहित इस देश में लाखों लोग गांधी जी के विचार के ऊपर, सर्वोदय के विचार के ऊपर, गांधी, और सबसे बड़ी बात पता है आपको, लोग कहते हैं गांधी विचारधारा, तो गांधी विचारधारा बेसिक है क्या? अगर हम इसको हमारे धर्मों से कनेक्ट करते हैं तो हर धर्म की जो विचारधारा वो गांधी की विचारधारा। भाई भाजपा के लोग भगवान राम के बारे में बहुत बात करते हैं, है ना, तो भगवान राम का आदर्श क्या था? भगवान राम का आदर्श था, मैं तो उसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ कि रामायण में लिखा है कि जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वो सीता जी को खोजते हुए निकले और पहुँचे वहाँ, उनको सुग्रीव मिले, और सुग्रीव जब मिले तभी उनको एक पक्ष दूसरा मिला बाली। तो सोचिए कि भगवान राम अपनी पत्नी को खोजते हुए गए, और हर व्यक्ति, जो भी बंदा होगा, उसको अपनी पत्नी जल्दी से जल्दी उसको सुरक्षित वापस लाने की योजना होगी। उस समय भगवान राम को कायदे में, जो आज भाजपा आरएसएस का माइंडसेट है, उस हिसाब से किसके साथ खड़ा होना चाहिए था? भाई ताकतवर तो बाली था,
जी। तो बाली से हाथ मिलाना चाहिए था जाके। अगर आज हम बीजेपी आरएसएस या हमारे प्रधानमंत्री को कह दें कि भाई आप ये दो सिचुएशन है और आपका बहुत बड़ा कोई परिवार या कोई ऐसा होगा तो आप किसके साथ खड़े होगे जाके, तो वो तो जाके नेचुरल रूप से बाली के साथ खड़े होंगे। तो भगवान राम किसके साथ खड़े हुए? भगवान राम सुग्रीव के साथ खड़े हुए। सुग्रीव के साथ क्यों खड़े हुए? क्योंकि सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ था और सुग्रीव के साथ सत्य था, सुग्रीव के साथ धर्म था। तो जो हमारी विचारधारा है, हमारा हर धर्म, हम चाहे बौद्ध की बात कर लें, जैन की बात कर लें, इस्लाम की बात कर लें, सिख की बात कर लें, सारे धर्म सत्य पे आधारित है। और हर धर्म ये कहता है कि पीड़ित, शोषित, वंचित जिसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली गांधी की विचारधारा वही है। यहाँ पे फिर से एक बात ये आती है, अब जब आपने कहा कि आपने एक उदाहरण दिया श्री राम का, तो भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस वालों को जय श्री राम बोलने में तकलीफ है। तकलीफ क्यों है? कि आपने पूछा कि भाई जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाते, तो जय श्री राम का नारा कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को लगाने में अंतर नहीं है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान राम की ही अगर हम बात करते हैं, जितने भी हमारे भगवान हुए, महापुरुष हुए, सबने उस जीवन को जी के दिखाया। तो अब जय श्री राम क्या कर रहे हैं? किसी को मार रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी शोषित पीड़ित के साथ कर रहे हैं, और बोले बोलो जय श्री राम। ये जय श्री राम नहीं है। जय श्री राम का मतलब ये होता है कि आप शोषित पीड़ित के साथ न्याय करो और उसके साथ जो अन्याय कर रहा है उसके सामने आप खड़े हो। तो कांग्रेस बेसिक ये कहती है कि भाई जो हमारे धर्म कहते हैं वो काम हमको करना चाहिए। जो हमारे आदर्शों ने किया, हमारे आदर्श कौन है? हमारे आदर्श भगवान राम है, हमारे आदर्श बुद्ध है, हमारे आदर्श शिव है, हमारे आदर्श गुरु नानक है। हमारे जितने भी सारे धर्मों के जो है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि इंसान से इंसान को नफरत कराए। तो सारे धर्म ये, अच्छा यही बात हमारा संविधान कहता है। संविधान क्या कहता है? अगर मैं तो अंबिका जी ये कहूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि भाई जब हम बात करते हैं संविधान के आधार पर चलने की, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि जो संविधान के आधार पर चलने की बात करता है इसका मतलब वो शायद धर्म को नहीं मानता। तो जैसे हम संविधान के ऊपर चलने की बात करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग अपने आसपास के विद्वान धर्मों के विशेषज्ञों को जानते हैं वो उनके पास जाए, उनसे कहे कि एक पेज में आप धर्म की परिभाषा लिख के दीजिए, फिर सारे धर्मों की परिभाषा इकट्ठा कर लीजिएगा, उसको एक पेज में मिला लीजिएगा और उन सारे धर्मों का सार एक ही आएगा और उसके साथ आप अपना संविधान का प्रस्तावना लिख रख दीजिएगा। तो प्रस्तावना प्लस सब एक आएगा। तो जो धर्म कहता है वही संविधान कहता है। तो संविधान के आधार पर चलने का मतलब होता है कि हम सब, हर व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो हमारे आदर्शों ने कहा, और उसका सिर्फ एक काम है, इंसानियत से लेकर। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। पर वो भूल जाते हैं कि जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी आरती करते हैं, तो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना, है ना? तो जब प्राणियों में जो सद्भावना की बात करता हो, जब पत्थर, नदी, पेड़ पौधे जिस धर्म में पूजे जाते हो, उस धर्म के लोग जय जय श्री राम करके नफरत कैसे कर सकते हैं? किसी के साथ शोषण कैसे कर सकते हैं? तो जय श्री राम के नारे का विरोध नहीं है, वैसे को जय श्री राम का नारा लगा के जो लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उस बात से कांग्रेस ये कहती है कि ये मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सत्ता वाली भी पार्टी है, या अगर हम भाजपा की बात करें, हाँ, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती है और वो एक्चुअल में सच्चे धर्म का पालन ही नहीं करती, वो अधर्म है। भाई कोई भी धर्म नफरत करने का रास्ता नहीं बताता। तो हमारी चर्चा हो रही है अभी गांधीवादी विचारधारा के नेता, मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरपाल ठाकुर जी से, और आज बात होगी राजनीतिक मूल्यों पर, आज बात होगी राजनीति के जो चरित्र पर बात होगी, और कैसे राजनीति में कैसे आना चाहिए, कैसे काम किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। ये चैनल नहीं, जनता की आवाज है, सच, सवाल और समाधान, हर खबर सच के साथ। जुड़े रहिए आरके न्यूज़ 24 के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हरपाल ठाकुर जी से, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आखिर कांग्रेस के मुद्दों पर बात कर रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर कांग्रेस अब क्या करे, क्योंकि अभी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो विपक्ष की जो भूमिका है बड़ी ही मजबूती के साथ निभा रही है। हरपाल जी, अभी हमने देखा है कुछ दिनों पहले, अभी आप लोगों ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदी ना करने के विरोध में आप लोगों
लोगों ने अब तक का सबसे बड़ा चक्का जाम किया था, क्या था वो पूरा? क्यों आप लोगों की ये नौबत आई कि कांग्रेस और किसान दोनों एक साथ सड़क पर उतर आए? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो गेहूं की खरीदी को लेकर पहली बात तो ये हुआ कि भाजपा ने और मोदी गारंटी दिया था कि हम 2700 रुपए उसको खरीदेंगे, वो नहीं खरीदा। दूसरा, गेहूं की खरीदी 1 महीने लेट चालू की। वो लेट चालू करने के साथ किसान के साथ इस कदर अन्याय हो रहा कि पहले तो स्लॉट बुकिंग के नाम पे 3-3, 4-4 दिन रात भर उनको जागना पड़ रहा। फिर स्लॉट बुक हो जाता तो जहां वेयर हाउस पे तुलने के लिए जाते हैं वहां 3-4-5 दिन तक लाइन में ट्रैक्टर। अब सोचो कि अगर कोई छोटा किसान है या कोई किराए से ट्रैक्टर लेके चला गया तो अगर 5 दिन वो किराया ट्रैक्टर का देगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो इन अव्यवस्थाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि भाई आप ये भाषण देकर के जोरदार अभिनंदन करो से बाहर आइए और जमीनी हकीकत पे किसान का गेहूं 2700 रुपए क्विंटल पे खरीदिए। और आपने जो 1 महीने लेट किया उससे क्या होगा कि जो बेचारा गरीब किसान था, अप्रैल में बहुत सारी शादियां थी, मार्च में शादियां थी, तो उन शादियों के कारण जिन्होंने अपनी फसल बेच दी वो 1800-2200 रुपए क्विंटल बेचा, तो उसकी गेप का राशि आप उनको दो, भावांतर मिलाकर तो उस गेप का राशि दो। और इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश एक ऐसा आज बन गया कि मोहन यादव जी ने इस बार पिछले बार 165 रुपए बोनस दिया और इस बार चूंकि समर्थन मूल्य कुछ बढ़ गया तो इसलिए उसको 165 की जगह 135 रुपए उसमें कम कर दिया, खुद 40 रुपए बोनस दिया। तो आप अगर वो पूरा बोनस भी उतना होता तो आज 2700 रुपए पे पहुंच जाता। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, सज्जन वर्मा प्रभारी, हरीश चौधरी सहित मीनाक्षी नटराजन जी सहित तमाम नेताओं ने अलग अलग जगहों पर चक्का जाम में भाग लिया और किसानों का भरपूर उसमें सहयोग भी मिला। और वो सिर्फ हमने एक रोड जाम किया था, हमने एक दिन के लिए मैसेज दिया था कि भाई अगर अभी भी आप ठीक नहीं हो तो हम पूरे प्रदेश के अंदर वो करेंगे। जी, तो इसका कुछ असर हुआ क्या सरकार या प्रशासन की ओर से? उस टाइम पे कोई आया था? क्योंकि लगातार फिर एफआईआर भी हुई है उसके बाद से। देखिए, आप बीजेपी का काम करने का पैटर्न समझिएगा। भाजपा को प्रदर्शन से, विरोध से और इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हेडिंग मैनेज करने में विश्वास करते हैं। अगर वो पड़ा होता असर तो निश्चित तौर से किसानों के ट्रैक्टरों की लाइनें बंद हो जाती। वो तुरंत ये तय कर देते कि भाई इतने लोगों, जिन लोगों के पास 1800 रुपए क्विंटल का बिल है उसका ये बाकी का राशि हम देंगे। बल्कि उल्टा आवाज को दबाने के लिए उन्होंने एफआईआर की। तो वो ये भूल जाते हैं कि ये गांधी के लोग हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये गांधी, नेहरू, इंदिरा के लोग हैं और वर्तमान में राहुल गांधी के सिपाही। ये जो अंग्रेज की एफआईआर से नहीं डरे वो आपकी एफआईआर से क्या डरेंगे? वो तो किसानों के अधिकार के लिए लड़ेंगे। और किसान का आपने वो स्थिति कर दी कि किसान स्लॉट बुकिंग के लिए रात भर जागेगा, फिर ऐसी गर्मी के अंदर आपका वहां ट्रैक्टर खड़ा करके उसका इंतजार करेगा 7 दिन तक। और जब बेचारा फसल में वो पानी फेरने के लिए फिर रात भर जागेगा। तो कुछ एक काम तो ऐसा हो किसान के साथ जो सुकून से उसकी फसल की खरीदे। और किसान के साथ अन्याय क्या किया पता आपको? आप गेहूं नहीं खरीद रहे हो, उसका पैसा उसके खाते में नहीं आ रहा, और जो सरकार लोन देती है उसकी उनको जमा करने की तारीख 31 मार्च करते हैं, तो सारे किसान डिफॉल्टर हो गए, उनको उसका पैसा एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेगा ब्याज का। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि भाई एक उस डेट को आप बढ़ा दो। आप जब तक किसान का सारा गेहूं खरीद रहे हो, अगर आप 31 मई तक खरीद रहे हो और पैसा 15 जून तक डाल रहे हो तो उसका तारीख 15 जून करो। अगर 31 मई तक आप करते थे तो 31 मई तक करो। जेन्युइन बात, भाई आप उसका फसल खरीद नहीं रहो और आप उससे कह रहे हो 31 मार्च को पैसा जमा करा दो। फिर बिजली के नाम पर वसूली कर रहे हैं, किसानों की लाइटें काट रहे हैं। तो उन सब चीजों का जो है वो कथनी और करनी में इतना जबरदस्त अंतर है कि किसान के पास वास्तविकता में कुछ नहीं बच रहा। आज किसान अपने बच्चों को पालने के लिए दर दर भटक रहा। तो जिस प्रकार बात हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर के कांग्रेस लगातार जो है आंदोलन कर रही है, सरकार से मांग भी कर रही है और जायज मांग कर रही है कि उनके जो समर्थन मूल्य में जो अनाज या जो फसल है उसकी खरीदी करनी थी वो फिलहाल नहीं कर पा रही है। इससे जुड़ा एक सवाल फिर से मैं गांधीवादी विचारधारा में आ रही हूँ। गांधी जी ने कहा था, उन्होंने एक सपना देखा था ग्राम स्वराज का। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में जब कांग्रेस सरकार काम कर रही थी, उन्होंने ग्राम स्वराज योजना चलाई थी। लेकिन आज हम देखते हैं जो गांव के जो लोग हैं, ग्राम स्वराज योजना के नाम पर अगर कहें तो सबसे ज्यादा पीड़ित वो गांव के लोग हैं, क्योंकि आज भी गांव के लोग मूलभूत जो उनकी सुविधाएं होती हैं उनसे वो वंचित है। इसका कारण आप किसे मानते हैं? ये दोनों के पक्ष में बोलना होगा, क्योंकि भाजपा की भी सरकार अभी है और आप लोगों की भी सरकार पहले केंद्र में थी, लेकिन गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है अब तक। क्या कारण मानते हैं आप इसका?
देखिए, हमारी सरकार जब रही, जब हम देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक हमारी सरकार ने जो भी स्कीम्स बनाई, जो पॉलिसी बनाई, हमने पीएसयू बनाए, हमने भेल बनाया, हमने एम्स बनाए, हमने आईआईटीज बनाए, हमने दुनिया भर के सारे, हमने डैम्स बनाए, हमने वैसा नहीं किया जी। आपको पता है सरदार सरोवर जो सबसे बड़ी नेहरू जी ने मूर्ति बनाई वो कहाँ पे है? जी। वो सरदार सरोवर डैम के पास है। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे वो डैम बनाया। इनने 3000 करोड़ की मूर्ति बना के झूठी वाई लेके और उसके ऊपर टैक्स रख के और उसको, तो कांग्रेस की नीतियां हमेशा रही है। और इसको अगर लास्ट कार्यकाल को हम देखते हैं, जो 10 साल हमारा यूपीए का कार्यकाल, उससे पहले भी हमने किया। हमने क्या किया भाई, आईटी हम लेके आए। जब राजीव जी एटीएम और कंप्यूटर क्रांति लेके आ रहे थे तो हमने कैसे विपक्ष के साथ काम किया पता आपको? जिस दिन एटीएम का ओपनिंग हो रहा था और जो कंप्यूटर की बात, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान में बंद करवाया। जो आज कह रहे हैं कि हमको तो वो यूपीआई से पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उनके पुरखों ने क्या किया? तो यूपीए के टाइम पे जितने कानून बने, देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बाद भोजन का अधिकार, मनरेगा काम का अधिकार, वो सारे लोगों के लिए अधिकारों की बात करते थे। जो यूपीए का तो गवर्नमेंट था वो अधिकारों गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी का आने के बाद क्या हुआ? उन सारे कानूनों को तोड़ा जा रहा, उनको कमजोर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो पता है राइट टू इंफॉर्मेशन का कैसे तोड़ा जा रहा? कोविड के नाम पे इनने करोड़ रुपए की वसूली की। तो प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से था, इनने एक नया फंड वो बनाया, पीएम केयर फंड। और पीएम केयर फंड को बाकायदा सारे अधिकारी कर्मचारियों के, देश के लोगों की और बड़ी बड़ी संस्थाओं से उसमें राशि शिफ्ट हुई। और जब उसकी सूचना का अधिकार जानकारी मांगी गई कि बोले गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है और इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, तो भाई भारत सरकार के आपका जो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर वहां पे उसका ऑफिस है, उसकी वेबसाइट पे भारत सरकार का मोनो है, सब कुछ होने के बावजूद, और अगर ये नहीं था तो फिर ये इतना सारा पैसा उसमें कहाँ गया? उसका डिटेल कोई देने को तैयार नहीं है। तो भ्रष्टाचार और लोगों का शोषण करना ये तो बीजेपी का अंग है। भाई हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बहुत भ्रष्टाचार की बात की। मुझे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बात का पक्का भरोसा है, बाकी किसी चीज का भरोसा नहीं है, कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया होता, चाहे सोनिया जी ने, राहुल जी ने, या कांग्रेस के किसी और नेता ने जो इस समय कांग्रेस में राजनीति करता है, तो अब तक जेल में होता, 2G में बरी नहीं होते, कोल स्कीम में बरी नहीं होते, आपका दुनिया भर के जितने भी केसेस है। पर क्या होता पता, आज मीडिया की भी ये हालत है कि जिसने नेशनल हेराल्ड केस, उसके ऊपर वो कंपनी ऐसी जिसमें आप 1 रुपए का बेनिफिट नहीं उठा सकते। मतलब उसके जो डायरेक्टर्स हैं या उसके जो लोग हैं, उसमें राहुल जी या सोनिया जी 5 रुपए का गिलास का पानी खरीद के नहीं पी सकते। वो पब्लिक इंटरेस्ट की कमेटी है, पर हेडिंग ऐसे बनाएंगे 50-55 घंटे पूछताछ करके, उसमें बहुत सारे मामलों को कोर्ट ने खत्म कर दिया, पर कोई दिखा रहा है क्या? तो जो उनका नेचर है, वो नेचर सीधा सीधा आम लोगों के लिए, आम लोगों के शोषण को, 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दिया, राइट अप कर दिया। पता है जो गरीब आदमी होता है उसका बेचारे का, अब ये बिजली के बकाये के लिए मोटरसाइकिल छीनी जा रही है, घर की कुर्की की जा रही है, ट्रैक्टर छीने जा रहे हैं, और 16 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों का राइट अप कर दिया गया, उनसे कोई कुर्की नहीं की जा रही। अच्छा, इसी में एक सवाल और आता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के नाम एक मैसेज दिया है, कुछ चीजों पर उन्होंने कटौती करने की बात की थी। आप जो विपक्ष में जो है, कांग्रेस जो है, वो अब कह रही है कि तो उस टाइम पर भी हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो ये जो अभी बात आ रही, जब इन्होंने सोना खरीदने से मना कर दिया, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसे कम खपत करने पे जब उन्होंने अभी मना किया है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? भाजपा ये कह रही है कि उस समय भी जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो उस समय भी देश में संकट आया था और उस समय भी ऐसी अपील की गई थी, कि फिर उस अपील और इस अपील में क्या अंतर है? एक तो सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगी कि जब इंदिरा जी ने कोई बात कही थी तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी। शास्त्री जी का नाम लेते, उस समय परिस्थिति क्या थी? तो शास्त्री जी ने जब ये कहा था, ये बड़ी अफवाह फैलाते कि उन्होंने एक दिन लोगों को भूखा रहने के लिए कहा, एक टाइम का खाना छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के ऊपर उसको उपयोग किया जब भारत पाक खाद्यान्न संकट। और सबसे बड़ी बात पता है, सिर्फ युद्ध नहीं था, और आज कोई भारत युद्ध नहीं लड़ रहा। हम हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों के कारण जो हमारे मित्र राष्ट्र थे उनसे हम अलग थलग पड़े हुए, हम इजराइल और अमेरिका की चाटुकारिता कर रहे हैं। उस समय हमारा डायरेक्ट युद्ध था और उस समय सूखा पड़ा था, इसलिए देश में खाद्यान्न संकट था। आज देश में कोई खाद्यान्न संकट नहीं है, आज देश में किसी तरह। तो सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार के ऊपर उपयोग किया कि एक टाइम का, एक दिन का हम उपवास कर सकते हैं क्या। उसके बाद वो अपील की
कि भाई ऐसा करना चाहिए। और इंदिरा जी ने क्या करा, इंदिरा जी के बारे में तो इतने झूठ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, जिस तरह से राहुल जी का वीडियो इन्होंने चलाया कि भाई आलू से सोना बनाने वाला, जबकि वो बात राहुल जी उस वीडियो में कहते हैं, फैक्ट चेक में भी साबित हो चुकी कि ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द है। इसी तरह से इंदिरा जी के नाम के ऊपर द हिंदू की एक न्यूज लेके आ गए, उन्होंने इंदिरा जी ने सोना खरीदने से मना नहीं किया। इंदिरा जी ने बल्कि जब देश को उस समय आर्थिक आवश्यकता थी तो अपने सारे जेवर दान किए। तो ये झूठी जो अफवाहें फैला रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज स्थिति इसलिए है कि आप देश को बताना नहीं चाहते। आधी नाकामयाबी आपने कोविड के नाम पे छुपाई, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। जो प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, जिस देश का मतलब नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री था तो प्रधानमंत्री से ये पूछता था कि भाई रुपया गिर रहा, जिस देश का रुपया गिरता है सुषमा स्वराज उस देश की वो गिरती है, इज्जत गिरती है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना तक बयान सुना कि ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं गिरता रुपया जी, ये दिल्ली में बैठी सरकार का नाकामयाबी। भाई हम कह रहे हैं कि हमने 70 साल में रुपये को 58 रुपए भी गिराया डॉलर का जी। आपने तो 12 साल में रिकॉर्ड कायम कर दिया, 95 रुपए से ज्यादा आपका लेगा, आप तो शतक लगाने की तरफ है। और लूटने का आपका तरीका देखो, डीजल पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर हमने जब ये प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब तक हमने 3 रुपए 46 पैसा ड्यूटी था जी टैक्स। आपने क्या करा, 32 रुपए पे ले गए। पेट्रोल के ऊपर 9 रुपए 20 पैसा था, अब 31 रुपए 83 पैसे पे ले गए। और अब क्या करें कि वो इनका पूरी जो है एप्स्टीन फाइल वाला भाई साहब, वो कहते हैं कि साहब 1000 करोड़ की उनको पेट्रोल कंपनियों को नुकसान हो रहा। क्यों भैया, पिछले 3 साल से जब आधे से कम कीमत के ऊपर पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, सर कच्चा तेल आ रहा है, जो करोड़ों लाखों करोड़ 22-24 लाख करोड़ रुपए जब उन कंपनियों ने कमाया, तब आपने क्यों कम नहीं किया, तब उनको राहत क्यों नहीं। जो गैस सिलेंडर था, हमारी सरकार बनने के पहले हम 2-3 लाख करोड़ रुपए का गैस सब्सिडी, वो सब्सिडी के नाम पे डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी देते थे, $140 तक पहुंचा था। तब हम डीजल 57 रुपए बेचते थे, पेट्रोल 70 रुपए बेचते थे। आज तो बीच में $30 पर पहुंच गया था, $50-60 पहुंच गया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी की जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा गई वाकई में। मतलब आप ये मानते हैं कि देश संकट में है? क्या कांग्रेस मानती है कि अभी वर्तमान समय में देश जो है वो संकट में है? देश की अर्थव्यवस्था, देश का नौजवान, देश का गरीब, देश का किसान, देश का आम नागरिक मोदी के बनाए गए संकट से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। 70 साल में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब तक देश के ऊपर कुल 55 लाख करोड़ कर्ज था, जिसमें हमने कितने रोड, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, कई एक यूनिवर्सिटियां और इतना सारा बनाया। और 12 साल में कमाल देखिए, 225, 35, 55 लाख करोड़ के आसपास कर्ज हो गया, 5 गुना कर्ज। आप ही बताइए, आपके आसपास ऐसा क्या हो गया भाई। और आपने एक बार तो और देखिए, मोदी जी के बनने के बाद आपको पता, बोले यहाँ इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, पहले तो आधे तो अडानी को बेच दिए, और यहाँ पे उद्घाटन हुआ, थोड़े दिन बाद उसकी दीवार गिर गई। पुल भी बड़े बड़े कहीं बिहार से लेके कहीं गुजरात से लेके कहीं पुल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, अंग्रेजों के जमाने बने थे वो, नेहरू जी के जमाने में बने थे वो, आपके राजीव जी के जमाने में बने थे वो, इंदिरा जी के जमाने में बने थे वो, मनमोहन सिंह जी के जमाने में बने थे वो, कोई पुल नहीं गिर रहा। और नरेंद्र मोदी के जमाने में बने गए पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का लेवल कितना होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। तो देश संकट में है, इसलिए संकट में है कि देश का नेतृत्व उस संकट को हल करने की दिशा में कोई काम नहीं करता, वो बल्कि देश को अपने 3-4 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और आजकल उनके नए मालिक बन गए ट्रंप साहब। और ट्रंप साहब मालिक क्यों बन गए? क्योंकि अडानी के खिलाफ कोई जांच चल रही है वहां पे, और एप्स्टीन फाइल में शायद इनके लोगों के भी कुछ नाम है, तो उससे डर के आप उनके बन गए। तो यहाँ पर बात चल रही, देखिएगा, अगर बात चल रही है यहाँ पर सरकार की, बात चल रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, क्योंकि अगर हम बात करें तो देश में 2 ही एक ऐसी पार्टी है जो अपना वर्चस्व अभी बनाई हुई है, और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है। लेकिन अब ये जो सोचना होगा, जो हम युवाओं की हम बात करें कि आखिर देश को बनाने में और देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में युवा क्या सोचता है, किसके साथ वो जाता है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन हमने जो सबसे पहले जो बात की, हमने शुरुआत की थी कि आखिर आज के समय, अगर हम कांग्रेसियों की बात करते हैं फिर से, अगर हम बात करें, अगर हम राजनीति की बात करें, तो एक्चुअल में राजनीति क्या है और राजनेता का कर्तव्य क्या है, तमाम इन चीजों पर बात हुई। एक चीज और आप ऐड करना चाहेंगे, आपकी जो बात रह गई हो, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं को जागने की जरूरत है, और सिर्फ देश के युवाओं को जागने की जरूरत नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी जागने की जरूरत है कि नीट यूजी का दूसरी बार लगातार पेपर कैंसिल हुआ है और 22 लाख विद्यार्थी जो बेचारे 24 घंटे मेहनत करते हैं, उनकी पूरी मेहनत को भाजपा के लोग बेच रहे हैं। पिछले बार सांसद से लेकर सब जगह इतना गदर हुआ, सब कुछ हुआ, ना कोई कमेटी ना कोई जांच बचाई। जो सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती, अगर उस सरकार के ऊपर आप बात नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात ये कि, और दूसरी बात ये कि सरकार की नीतियों का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता है, सरकार की पॉलिसी का विरोध करना विरोध नहीं होता है, देश के प्रधानमंत्री की पॉलिसी का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता। अगर आप इस समय चुप रहोगे तो आपके भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। तो मैं आज के समय में देश के नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, और देश के हर एक किसान से, हर महिला से, हर एक जिनके बच्चे हैं उनसे, ये जो अपने नागरिकों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आज आप आवाज नहीं उठाओगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और देश बर्बाद का मतलब ये नहीं होगा कि देश का नक्शा बदल जाएगा, आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। और अगर पीढ़ी को बचाना है तो आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेंगे, सरकार को उसकी जिम्मेदारी तय कराना पड़ेगी। हमारे जितने महापुरुष थे, उन लोगों ने जब इस देश को स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था तो उन्होंने इस देश को ना सिर्फ आजाद कराने का सपना देखा था, बल्कि इस देश को कैसा बनेगा वो सपना देखा था। और वो बात किस बात से दिखती, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक ऐसा देश बनाना चाहता हूं जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को ये लगे कि देश मेरा है, और इसके साथ साथ ही इसमें इसकी भूमिका हो। तो भूमिका का मतलब क्या था कि आजाद होने के बाद अगर 10 साल 20 साल बाद, तो आज कैसे भूमिका हो, तो देश में लोकतंत्र आया। आज हम वोट के माध्यम से सरकार बना सकते हैं, सरकार बिगाड़ सकते हैं, पर हमारा ध्यान नहीं देने के कारण, हम बनावटी मुद्दों में फंसने के कारण आज सरकारें वोट चोरी करके सरकार बन रही है, और उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 22 लाख युवाओं का पेपर दूसरी बार कैंसिल हो रहा है, भर्तियां लगातार कैंसिल हो रही है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, उस पर कोई बात नहीं हुई। बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार दे तो उस पर कोई बात नहीं हुई, महंगाई बिल्कुल कम है, और देश की सुरक्षा बिल्कुल उसके साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले 3000 फाइटर जेट हमारी भारतीय सेना में थे, और उसके बाद कितने खरीदे 12 साल में? 36। तो औसत निकाल लीजिए कि देश की सुरक्षा के मामले पे क्या करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार के समय हमारे सेना कैंपों पर तत्काल हमला बढ़ रहे, उन हमलों के बारे में भी कोई चीजें नहीं होती, ये एक आर्टिफिशियल करते हैं और बाद में उसको दबा देते हैं। क्यों नहीं आ रहा सच भाई? पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? पहलगांव में हमने स्ट्राइक कर दी, हमारी सेना बहादुर थी हमेशा, हमने तो 93,000 सैनिकों को पुकारा, तो सेना की बहादुरी पे कोई सवाल नहीं है। पर वो जो पहलगांव में आतंकी कहां से आए थे, कौन आए थे, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? वो सामने क्यों निकल के नहीं आ रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ, इस महिलाओं की सुरक्षा के साथ, और किसान को पूरी तरह से खेती से बेदखल करके अपने उद्योगपति मित्रों को खेती का धंधा देना चाहती है। तो हमारी बात हो रही है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हरपाल ठाकुर जी से, और ये एआईसीसी के मेंबर भी हैं। आपकी जिम्मेदारी मिली है, आप उनके सदस्य भी हैं, और आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जैसे कि बात चली, इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज ये दिया है कि अगर बात यहाँ पर बीजेपी की नहीं करते, बात हम यहाँ पर कांग्रेस की नहीं करते, इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है देश के युवाओं को, देश की जनता को, कि वो खुद अपना अच्छा सोचे और ये जाने कि आखिर उनका भविष्य किसमें है। ये किसी पार्टी इसमें कोई प्रचार नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ ये है कि देश की जनता को, देश के युवाओं को भी सोचने की जरूरत है कि आने वाला भविष्य उनका सुरक्षित कैसे रहेगा। इन बातों पर विचार करना होगा। बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। ऐसी और चर्चा के लिए हमारे साथ में बने रहे। इस खास कार्यक्रम के लिए सहयोगी अकरम के साथ अंबिका मिश्रा, RK News 24 रायपुर। धन्यवाद।